नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले दो पार्ट में कंप्लीट किया था जो पोल्यूशन का चैप्टर है, पोल्यूशन कंट्रोल का, जिसमें 6 टाइप के जो पोल्यूशन होते हैं उसमें से जो 3 पोल्यूशन थे। पहला पोल्यूशन जो था वायु पोल्यूशन, जल पोल्यूशन और ध्वनि पोल्यूशन, इसके ऊपर जो है 2 वीडियो में कवर कर लिया था। जो 6 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, 6 टाइप्स के जो प्रदूषण होते हैं, उसमें जो पहला प्रदूषण होता है वो होता है वायु प्रदूषण। दूसरा जो होता है वो होता है जल प्रदूषण। तीसरा जो प्रदूषण है वह ध्वनि प्रदूषण है। चौथा प्रदूषण होता है मुद्रा प्रदूषण। पांचवा होता है तापीय प्रदूषण, जिसे थर्मल प्रदूषण कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। और छठा जो पोल्यूशन है वह है विकिरण प्रदूषण, जिसे रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। तो 3 पोल्यूशन जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। उसमें वायु, जल और ध्वनि था पोल्यूशन, और पोल्यूशन होने के कारण और पोल्यूशन की रोकथाम के लिए क्या उपाय योजना कर सकते हैं, ये पिछले वीडियो में देखा था। अभी बचे कुछ 3 पोल्यूशन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 4th नंबर का जो पोल्यूशन है मुद्रा प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन जिसे बोलते हैं। तो मुद्रा प्रदूषण के बारे में अभी इस वीडियो में जानना चालू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा की गुणवत्ता और इसकी उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मुद्रा प्रदूषण कहलाता है। प्रायः जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास, कांच, धातु और जैव पदार्थ, सीवेज गाद, निर्माण का मलबा, ऐसा कोई भी ठोस कूड़ा जो घरों, व्यवसाय और औद्योगिक संस्थानों से निकलता है, मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। राख, लोहा और लोहे का कचरा, चिकित्सकीय और औद्योगिक कूड़ा जिन्हें कहीं भी जमीन पर डाल दिया जाता है, मुद्रा प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ ही उर्वरक और कीटनाशक जो खेती में प्रयोग किए जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और नगर के कूड़े करकट से गड्ढों को भरना मृदा प्रदूषण कहलाता है। आलमी वर्षा और प्रदूषकों का शुष्क संग्रह जो धरती के तल पर किया गया हो मुद्रा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इसके बाद है मुद्रा प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, किन किन कारणों से होता है। तो पहले नंबर पे जो है मेन कारण वो है प्लास्टिक थैलियाँ, प्लास्टिक बैग्स, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE जिसे बोलते हैं। तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती है जो कि वास्तव में कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसके कारण एक विकराल पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। फेंकी हुई थैलियाँ नालियाँ और सीवेज व्यवस्था को बंद कर देती है। इन थैलियों में बचा हुआ खाना या सब्जी आदि के छिलके फेंकने से गाय और कुत्ते उन्हें वैसे ही खा लेते हैं, और प्लास्टिक के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो सकती है। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, और प्लास्टिक के कूड़े के ढेर के साथ जलने पर अत्यधिक विषाणु और जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले क्लोरीनकृत यौगिक निकलते हैं। औद्योगिक स्रोत, इसके लिए जो औद्योगिक स्रोत जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसके जो स्रोत है उसमें जो है इसमें धूल, राख, रासायनिक अवशिष्ट धातु और नाभिकीय कचरा सम्मिलित है। बड़ी संख्या में औद्योगिक रसायन, रंजक, एसिड इत्यादि किसी न किसी प्रकार से मिट्टी में मिल जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन जाते हैं। कृषि संबंधी स्रोत, कृषि रसायन विशेषकर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूमि को प्रदूषित करते हैं। इन खेतों से बहने वाले पानी के साथ बहकर आने वाले उर्वरक जल निकायों में मिल जाते हैं, जिस कारण जल संकाय में सुपोषण की समस्या हो जाती है। कीटनाशक दवाइयाँ बहुत विषाक्त होती है जो मनुष्य और पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके कारण श्वास संबंधी समस्याएं, कैंसर और मृत्यु भी संभव है। इसके बाद जो है मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, बिना विचारे अविनाशी ठोस कूड़े को कहीं भी फेंकने से बचना चाहिए। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग रोकना होगा। इसके स्थान पर कपड़े या निम्न स्तर की सामग्री जैसे कागज़ आदि का प्रयोग करना चाहिए। सीवेज का प्रयोग उर्वरक या भराव के लिए करने से पूर्व अच्छी तरह
अपचारित कर लेना चाहिए। घरों से खेती से निकलने वाले जैविक पदार्थों और अन्य चीज़ों को अलग अलग छांट लेना चाहिए जिससे वर्मी कंपोस्टिंग हो सके। यह एक लाभकारी उर्वरक को उप उत्पादक की तरह उत्पन्न करना है। औद्योगिक कचरे को फेंकने से पहले हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए उचित रूप से उपचारित कर लेना चाहिए, जैसे चिकित्सा संबंधी कूड़े को पृथक ही एकत्रित करना चाहिए और उचित रूप से जलाने वाले उपकरणों में भस्म कर देना चाहिए। थर्मल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण जो अभी देखने वाले हैं। अपना जो मुद्रा प्रदूषण अपन ने देखा, उसका कारण और उसके ऊपर रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो देखते हैं तापीय प्रदूषण, जिसे थर्मल प्रदूषण कहा जाता है, थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है, वो किस कारण से होता है और उसके ऊपर क्या रोकथाम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो थर्मल प्रदूषण जो होता है, पावर प्लांट्स ऊष्मीय और नाभिकीय रासायनिक और अन्य अनेक उद्योग ठंडा करने के उद्देश्य के लिए बहुत मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं। लगभग संपूर्ण प्राप्त जल का 30% जल इसके लिए यूज होता है और प्रयोग किया हुआ गर्म पानी नदियों, जलधाराओं और समुद्र में छोड़ दिया जाता है। बॉयलर और गर्म करने की प्रक्रिया से निकली बेकार व्यर्थ ऊष्मा ठंडा करने वाले जल का तापमान बढ़ा देती है। गर्म पानी जिस जल में मिलता है उसका तापमान आसपास के जल के तापमान से 10 से 15% सेल्सियस तक अधिक बढ़ जाता है। यह तापीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। मतलब जो गर्म पानी जल में छोड़ा जाता है, उससे जो उस पानी का जिस पानी में उसको छोड़ा जाए, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 सेल्सियस बढ़ जाता है। उसको क्या कहते हैं? थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। पानी का तापमान बढ़ाने से पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तलीय परितंत्र से विपरीत जल निकायों का तापमान स्थिर और स्थायी रहता है, बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होता, अतः जलीय जीवन को एक से स्थिर तापमान में रहने का अभ्यास हो जाता है और जल के तापमान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जलीय वनस्पतियों और जीवों पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्हें तापमान में बहुत परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है, अतः पावर प्लांट से निष्कासित गर्म जल जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव डालता है। जलीय वनस्पतियों और जीव तो गर्म उष्ण कटिबंधीय जल में रहते हैं। वे खतरनाक रूप से तापमान की उच्च सीमा में रहते हैं। विशेषकर भीषण गर्म महीनों के दौरान तापमान की सीमा में हल्का सा परिवर्तन इन जीवों पर तापीय दबाव पैदा कर देता है। जल निकाय में गर्म पानी का विसर्जन मछलियों के खान पान पर असर डालता है। उनका उपचाय बढ़ जाता है तो उनके वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। उनकी तैरने की क्षमता घट जाती है। जीवभक्षी पशुओं से दूर भागना और अपने शिकार का पीछा करना इनके लिए कठिन हो जाता है। बीमारियों से उनकी लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तापीय प्रदूषण के कारण जैव विविधता कम हो जाती है। तापीय प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गर्म पानी को ठंडा करने वाले तालाब में इकट्ठा कर लिया जाए और ठंडा होने के बाद ही उसे किसी जल निकाय में विसर्जित करना चाहिए। मतलब जो गर्म पानी निकलता है उसको एक जगह ठंडा करने के बाद दूसरे पानी में उसको मिलाना चाहिए। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर हजार्ड जो है, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर पदार्थ गंदगी और प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है, जिसके कारण हवा, पानी और पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के इधर उधर फेंकने या ऐसे पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण के द्वारा भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के खनन के दौरान भी विभिन्न प्रकार की गैस निकलती है जो मानव जीवन और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ऐसे खतरों पर तुरंत नियंत्रण पाया जाना चाहिए। यह खतरा संसार में बड़े पैमाने पर तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार के कूड़ा करकट का परिणाम अंततः त्वचा कैंसर के रूप में सामने आता है, अतः स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस प्रकार के खतरों पर ध्यान देना आवश्यक है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर हजार्ड। इस प्रकार की गंदगी और प्रदूषण को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो पहला भाग है, सबसे निचली सतह पर अल्फा प्रकार का प्रदूषण, जिससे त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा नंबर है दूसरे बीटा प्रकार का प्रदूषण, जो त्वचा के अंदर घुस जाता है, इससे बचाव का इंतजाम जरूरी है। तीसरा नंबर है सबसे खतरनाक गामा का प्रदूषण है, जिसको आसानी से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यक है उसको दबाने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थ जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं।
इससे खतरनाक बीमारियां हद तक मौत भी हो सकती है। रेडियोधर्मिता का मानव जीवन पर प्रभाव। एक सीमा के बाद रेडियोधर्मिता के उद्भासन से जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव विकिरण की भेदन क्षमता व परमाणु स्रोत की अवस्थित पर निर्भर करता है। अधिक भेदन क्षमता वाली गामा विकिरण अन्य के मुकाबले बहुत नुकसानदायी होती है। बीटा विकिरण शरीर के अंदरूनी अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि अल्फा विकिरण त्वचा द्वारा रोक लिया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पृथ्वी की सतह तथा उसके समस्त परिवेश को प्रभावित करता है, जो इस प्रकार है। पहला जो है परमाणु विस्फोटों एवं दुर्घटना से जल, वायु एवं भूमि का प्रदूषण। दूसरा है रेडियोधर्मी प्रभाव से प्राणियों के जीन एवं गुणसूत्र पर प्रभाव, जिनके आनुवांशिक प्रभाव से विकलांगता एवं अपंगता हो जाती है। तीसरा, इसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इससे त्वचा, खून की गुणवत्ता, हड्डियों में मौजूदा मज्जा, सिर के बालों का झड़ना, शरीर में रक्त की कमी जैसी बीमारियां हो सकती है। चौथा, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भ में पड़ रहे शिशु की मौत तक हो सकती है। पांचवा, रेडियोधर्मी प्रदूषण पेड़ पौधा, जीव जंतुओं, खाद्य सामग्री आदि को प्रभावित करता है। छठा है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियोधर्मी स्रोतों के खनन के दौरान पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। रेडियोधर्मिता पेड़ पौधे एवं भोजन के द्वारा अन्य जीवों तक पहुंचकर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनाती है। यह जल के स्रोत तथा वायुमंडल में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भारत में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है, क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप शहरी कूड़े करकट की मात्रा बहुत बढ़ गई है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवन स्तर में सुधार से यह समस्या और भी जटिल हुई है। देश में ठोस कूड़े करकट का समुचित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 और पुनर्गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 अधिसूचित किए हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिशा में पहल की जा रही है, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मसलों के व्यापक समाधान के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस लेख में देश में कारगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे, इससे महत्वपूर्ण घटकों और इसकी स्थिति, अब तक उठाए गए कदमों तथा चुनौतियां और आगे के रास्ते की चर्चा की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट 2018 से 19 के अनुसार देश में रोजाना कुल 1,52,076 टन ठोस कूड़ा उत्पन्न होता है। रोजाना 1,49,748 टन का कूड़ा जो है कि कूड़े की कुल मात्रा का 98.5% इकट्ठा किया जाता है, लेकिन केवल रोजाना 55,759 टन 35% कूड़े का उपचार ही किया जाता है। 50,161 टन 33% लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और 46,156 टन यानी रोजाना उत्पन्न होने वाले कुल कूड़े की 1/3 का कोई हिसाब नहीं रहता है। जिस कूड़े का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता वह गलियों में पड़ा रहता है या कूड़ा फेंकने के स्थानों में डाल दिया जाता है। इस समय देश में कूड़ा फेंकने के 3,159 स्थान हैं, जो भूमिगत जल और वायु के प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। कूड़े के इन ढेरों में आग लगने, इनकी स्थिरता और कूड़े से इन स्थानों की खूबसूरती खराब होने की भी समस्या उत्पन्न होती है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हस्तक्षेप से 11 राज्यों में ऐसे स्थानों में कूड़े के ढेरों की बायोमाइनिंग शुरू हुई है। बायोमाइनिंग कूड़े के ढेरों को स्थिर बनाने की विधि है, ताकि उनमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को कम से कम किया जा सके। हजार्ड वेस्ट कोई भी अपशिष्ट जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ज्वलनशील और स्फोटकता आदि के कारण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कई रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जब आप इन पदार्थों को दूर फेंकते हो तो वे खतरनाक अपशिष्ट हो जाते हैं। कुछ खतरनाक कचरे हमारे घरों के उत्पादों से आते हैं। हमारे कचरा पुरानी बैटरी, बैग स्प्रे के डिब्बे के रूप में ही इस तरह के खतरनाक कचरे और शामिल कर सकते हैं। ई वेस्ट का
फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये उन इलेक्ट्रॉनिक गुड को रेफर जिन्हें हम कभी इस्तेमाल किया करते थे अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वो अब ख़राब हो जाने पे उन्हें अब हम और इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रति वर्ष करीबन 50 मिलियन टन का ई वेस्टेज पूरी दुनिया में पैदा होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने, खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो इस निष्प्रयोज्य खराब उपकरण को ई वेस्ट कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, यूपीएस, एलडीसी, टेलीविज़न, रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि। विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मिलियन टन ई वेस्ट जानित होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में भारत में जनित ई वेस्ट की कुल मात्रा 1.47 लाख मिली टन थी, जो कि वर्ष 2012 में बढ़कर लगभग 8 लाख मिली टन हो गई है। इससे विदित है कि भारत में जनित ई वेस्ट की मात्रा विगत 6 वर्षों में लगभग 5 गुनी हो गई है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कुप्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कार्सिनोजेन, डायबेजो, पैरोडाइसिन एवं न्यूरोटॉक्सिन जैसी विषैली गैस उत्पन्न होते हैं। इन गैसों से मानव शरीर में प्रजनन क्षमता, शारीरिक विकास एवं प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही हार्मोनल असंतुलन व कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जानित होती है, जो वायुमंडल में ओजोन परत के लिए हानिकारक है। गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान जीएपी, गंगा जल में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर गंगा कार्य योजना शुरू करने का विचार सर्वप्रथम भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मन में आया था। इसके लिए सन 1979 से 1980 में एक विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनाई गई। इस सर्वेक्षण के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2 विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किए गए। यही 2 प्रतिवेदन गंगा के प्रदूषण नियंत्रण हेतु गंगा कार्य योजना के आधार पर बने हैं। अप्रैल 1985 में मंत्रिमंडल द्वारा गंगा कार्य योजना को 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित घोषित किया गया। तो ये इतना अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में देखते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण। ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, प्लास्टिक। तो इसके बाद जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और नियंत्रण। तो देश भर में इन दिनों प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए प्रदूषण पर कंट्रोल करने की पहल की जा रही है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो बेकार चीज़ों का बेहतर तरीके से निस्तारण कर सकते हैं और पर्यावरण में अहम योगदान दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पॉलीथीन की थैलियों की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन निर्धारित कर दी है। इससे कम माइक्रोन की थैलियों की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। पहले इसकी सीमा 40 माइक्रोन रखी गई थी। नए नियमों के लागू होने के बाद पॉलीथीन की थैलियाँ, कैरी बैग आदि की कीमतें 20% तक बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अधिसूचित कर दिया है। चार आर का प्रयोग करें। 4 आर में से पहला आर है रिव्यू। किसी भी चीज़ को बेकार समझकर यूं ही न फेंके। हर चीज़ का दोबारा प्रयोग हो सकता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। दूसरा जो आर है रिड्यूस। बेहतर होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दे और इसके विकल्प को जैसे जूट या कपड़ों का थैला, कागज़ के लिफाफे आदि का इस्तेमाल करें। तीसरा आर है रिसाइकल। ऐसी चीज़ें जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर कबाड़ी वाले को बेच दें। इन चीज़ों में लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कांच आदि शामिल है। और चौथा जो आर है जिसे रिफ्यूज कहते हैं, जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इस प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। साथ ही ऐसी रिसाइकल होने लायक प्लास्टिक को भी न कहे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। भोपाल की गैस त्रासदी। अपने जो मेन पोल्यूशन थे उसके ऊपर पोल्यूशन का जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है। इसके बाद
जो है मेन पोल्यूशन आपको ध्यान में रखना है। 6 टाइप के हैं। पहला है वायु पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मुद्रा प्रदूषण, पांचवा है तापीय प्रदूषण जिसे थर्मल प्रदूषण कहते हैं, और छठा है विकिरण प्रदूषण जिसे रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। 6 पोल्यूशन के ऊपर अपन ने होने वाले कारण और उसके ऊपर कौन से उपाय कर सकते हैं देखा है। तो यहाँ पे अपना जो पोल्यूशन का चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाहर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आप तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।